गुड गुड, चलो ठीक है। सभी को नमस्कार भाई। अच्छा नंबर आया थारा, जोर का है, बहुत नंबर आए। टेस्ट ही कौन दिया आपा तो है। कहाँ तक पढ़ लिया था बताओ। जब प्रक्षेपण माध्यम ठोस हो और प्रक्षिप्त प्रावस्था ठोस हो तो इस प्रकार के कोलाइडी विलयन को क्या कहते हैं? ठोस एरोसोल। और प्रक्षेपण माध्यम जो है, प्रक्षिप्त प्रावस्था जो है वो है आपकी द्रव, और प्रक्षेपण माध्यम है गैस। इसको क्या कहेंगे? प्रक्षेपण माध्यम है गैस, प्रक्षिप्त प्रावस्था है द्रव, इसको क्या कहेंगे? द्रव एरोसोल। एग्जाम्पल, द्रव एरोसोल के एग्जाम्पल बादल और कोहरा और धुंध। प्रश्न आएगा यहां से, एक प्रश्न पक्का है। हाँ, एक तो होता है द्रव स्नेही और एक होता है द्रव विरोधी। द्रव स्नेही कोलाइड का मतलब क्या होता है? द्रव स्नेही कोलाइड का मतलब क्या होता है? पीछे वाले बता दो। द्रव स्नेही कोलाइड, आप कल नहीं आए थे? नहीं आए थे कल? टेस्ट भी नहीं दिया था आपने? नहीं दिया था। हाँ, क्या होता है द्रव स्नेही कोलाइड का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी में नहीं बताना, मेरे को बताना है, वैसे कथन बताने इसके, क्या कौन कौन से कथन है? स्थायी तथा उत्क्रमणीय, स्थायी तथा उत्क्रमणीय, और अवस्था और माध्यम के बीच क्या होगा? आकर्षण होगा। फिर और बनाना क्या है? आसान। इनका प्रश्न तनाव क्या होता है? और श्यानता क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है। एग्जाम्पल, स्टार्च और गोंद और जिलेटिन और रेजिन। ठीक है, रबर। ठीक है। अच्छा, जिंक का सल्फाइड, जिंक का सल्फाइड, ये किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है? किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है? द्रव स्नेही है, द्रव विरोधी है? द्रव विरोधी। द्रव विरोधी धातु के, हाँ जी, तो यही करे। हाँ, लिखा है, आएंगे ऊपर लिखा है, लिखा है। चलो, धातुओं के ऑक्साइड किस प्रकार के कोलाइड होते हैं? द्रव विरोधी। ठीक है, द्रव विरोधी। द्रव विरोधी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? होलो। क्या कहते हैं? लायोफोबिक। और लायोफिलिक का मतलब क्या होता है? द्रव स्नेही, द्रव स्नेही। ठीक है। प्रक्षेपण प्रावस्था और प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम के बीच में प्रतिकर्षण बल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रतिकर्षण। किस में पाया जाता है? अच्छा, जल से स्नेह करने वाले को क्या कहते हैं? जल स्नेही। और जल से विरोध करने वाले को क्या कहते हैं? नफरत। मेरी नजरों से तू दूर हो जा। कोलाइडी विलयन में हमने पढ़ लिया था, कहां तक पढ़ लिया था बताओ? क्या पढ़ना है? कोलाइड निर्माण की क्या पढ़नी है? विधियां पढ़नी है। कोलाइड निर्माण की क्या पढ़नी है? विधियां पढ़नी है। पहली विधि है ब्रेडिंग आर्क विधि। आर्क का मतलब होता है चिनगारी। क्या? चिनगारी। चिनगारी का मतलब समझ गए? क्या होती है चिनगारी? आग की चिनगारी। आग की चिनगारी है? चिनगारी तो आग की है? पानी की कोई चिनगारी हुई के कोनी है? नहीं। देखो इन, देखो, एक कोई आपने कने मान लो ई प्रकार को टब है, ठीक है, और उस टब के अंदर हमने कोई एक लिक्विड डाल रखा है, और उस लिक्विड के अंदर हमारे पास में कोई एक इस प्रकार का पदार्थ है। इसको हमने बाहर से जोड़ दिया, किसके माध्यम से? इनको क्या बोलते हैं? एक तो होता है कैथोड और एक होता है एनोड। इनको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। एक इलेक्ट्रोड है हमारे पास में प्लस और एक है माइनस का, ठीक है। और इनके अंदर हम क्या प्रवाहित करवा रहे हैं? विद्युत धारा प्रवाहित करवा रहे हैं। जब उच्च तापमान इसको दिया जाएगा तो यहां से चिनगारी उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी? चिनगारी। इसलिए हमने इसको क्या बोला है? ब्रेडिंग आर्क
विधि। क्या बोला है? ब्रेडिंग आर्क विधि। ठीक है, इस पे नहीं जाना है आपको, बस आपको ये याद रखना है कि इसके अंदर काम क्या होता है, इसके अंदर काम क्या होता है। सबसे पहली बात, ब्रेडिंग आर्क विधि द्वारा अपन कौन से कोलाइडों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। कौन से कोलाइडों का निर्माण करते हैं? द्रव विरोधी। ये द्रव विरोधी है। धातु, धातु के ऑक्साइड, धातु के सल्फाइड और धातु के सोल क्या कहलाते हैं? द्रव विरोधी कोलाइड कहलाते हैं। तो द्रव विरोधी कोलाइड बनाने की जो विधि है, उस विधि का नाम क्या है? ब्रेडिंग आर्क विधि। ब्रेडिंग आर्क विधि। याद रखना है, प्लेटिनम, सिल्वर और ओरम के द्रव विरोधी कोलाइड बनाए जाते हैं किस विधि से? ब्रेडिंग आर्क विधि से। क्लियर है? ठीक। कोलाइड कणों को स्थायी करने के लिए स्थायी कारक के रूप में क्या मिलाया जाता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या इसकी जगह अपन क्या मिला सकते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड भी मिला सकते हैं। ज्यादातर मात्रा में क्या मिलाया जाता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है। क्लियर है? विद्युत आरक से धातु सोल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? धातु सोल प्राप्त होता है, और जिसको अपन क्या कहते हैं? कोलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलाइड कहते हैं। धातु सोल किस प्रकार का कोलाइड विलयन है? किस प्रकार का? है धातु सोल किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है? राम करो। द्रव विरोधी। क्या है? द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन है। समझ गए? भगवान आपा काल के चीज पढ़ी? एक तो पढ़ी द्रव विरोधी, एक पढ़ा था द्रव स्नेही। द्रव विरोधी के अंदर लास्ट में चलो 3 बातें लिखी हुई है। लास्ट के अंदर क्या लिखी हुई है? धातु के ऑक्साइड। क्या लिखा हुआ है? धातु के ऑक्साइड लिखा है ना। एक लिखा है धातु के सल्फाइड, धातु के सल्फाइड, और एक लिखा है धातु हाइड्रोक्साइड, जिसे कहा जाता है धातु सोल। क्या कहा जाता है? धातु सोल कहा जाता है। और इन सब को एक नाम दिया है मिलाकर के, क्या? द्रव विरोधी कोलाइड। क्या नाम दिया है? द्रव विरोधी कोलाइड। समझ गए? समझे या नहीं समझे? हाँ, उनकारो बरो। देखो इन्हें देखो, दूसरी विधि का नाम क्या है? पेप्टीकरण। क्या नाम है? और ये आपके सिलेबस में नाम से दिया है, इंग्लिश में क्या दिया है इसको? पेप्टाइजेशन। क्या नाम दिया है? पेप्टाइजेशन। तो ये विधि आपको याद होनी चाहिए। ठीक है? क्लियर है? सिलेबस में एकमात्र विधि मेंशन करके दी गई है। कौन सी विधि? पेप्टाइजेशन। हिंदी में क्या कहते हैं? पेप्टीकरण कहते हैं। देखो, ये नाम है अवक्षेप। क्या नाम है? और इस अवक्षेप का अपन क्या करवाते हैं? विद्युत अपघट्य मिलाने पर यह कोलाइडी कणों में बदल जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? पेप्टीकरण कहते हैं। पेप्टीकरण है क्या? पेप्टीकरण है किसी अवक्षेप में क्या मिलाते हैं? विद्युत अपघट्य। और विद्युत अपघट्य मिलाने पर वह अवक्षेप किस में बदल जाता है? कोलाइडी कणों में बदल जाता है। इसे ही अपन क्या कहते हैं? पेप्टीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पेप्टीकरण कहते हैं। आपने बायोलॉजी पढ़ी है, वशीयकरण नाम पढ़ा होगा आपने। इमल्सिफिकेशन, वशीयकरण पढ़ा है? क्या होता है? पाचन तंत्र पढ़ लिया? पाचन तंत्र पढ़ लिया क्या है? हो गया? पाचन तंत्र पढ़ा, उसमें कहीं पर वशीयकरण नाम आया था क्या? इमल्सिफिकेशन आया होगा। है? लीवर पढ़ा था? लीवर थोड़ा बहुत पढ़ा था लीवर के बारे में। वसा का, जब अपन वसा को खाते हैं ना, उसका जब पाचन होता है तो सबसे पहले वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में तोड़ा जाता है। उसको कहते हैं इमल्सिफिकेशन। क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन, जिसे कहा जाता है वशीयकरण। उसी प्रकार पेप्टीकरण क्या है? पेप्टीकरण है, याद रखना, ये जो अवक्षेप है, उस अवक्षेप को छोटे छोटे कणों में तोड़ करके क्या बना देना? कोलाइडी कण बना देना। क्या बना देना? कोलाइडी कण बना देना। इसी को हम क्या कहते हैं? पेप्टीकरण कहते हैं। लेकिन ये कोलाइडी कण कैसे बनेंगे? जब इस अवक्षेप के अंदर क्या डालेंगे अपन? विद्युत अपघट्य डालेंगे। क्या डालेंगे? विद्युत। अच्छा, विद्युत अपघट्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? अनविद्युत अपघट्य। ठीक है? या तो क्या डाल सकते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्य डाल सकते हैं, या क्या डाल सकते हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्य डाल सकते हैं। याद रखना है, विद्युत अपघट्य कौन कौन से होते हैं? प्रबल अम्ल हो सकता है, प्रबल क्षार हो सकता है।
हो सकता है ना, दुर्बल अम्ल हो सकता है, दुर्बल क्षार हो सकता है, लवण भी हो सकता है, लवण भी हो सकता है, हो सकता है। अवक्षेप, अवक्षेप का अपन क्या कराते हैं, विद्युत अपघट्य मिलाने पर क्या प्राप्त होता है, कोलाइडी कण प्राप्त होता है। इस घटना को अपन ने क्या नाम दे दिया, पेप्टीकरण नाम दे दिया। पेप्टीकरण में कोई दिक्कत है? क्या होता है पेप्टीकरण, बताओ फिर क्या होता है पेप्टीकरण? शाबाश, बताओ बताओ बताओ, पेप्टीकरण क्या होता है, बता दो। फिर दिक्कत पड़ी है। पेप्टीकरण क्या होता है? अवशेष में नहीं, अवक्षेप में। हाँ हाँ, कोलाइडी कणों में बदल जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, पेप्टीकरण कहते हैं। ठीक है, हाँ मास्टर, पेप्टीकरण किसी अवक्षेप में विद्युत अपघट्य मिलाने पर उस अवक्षेप का क्या बन जाएगा, कोलाइडी कण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जिसे क्या कहा जाता है, पेप्टीकरण कहा जाता है। सम्राट किल्विस की जय हो, जय हो, जय हो। चलो इधर देखो, इधर देखो आप, ये है FeCl3। अब है मेरी क्लास में है तो क्या बात है यार, स्पेशल है, स्पेशल है। देखो इधर देखो, FeCl3 आयरन क्लोराइड या फेरिक क्लोराइड, ठीक है। H2O कैसा H2 है, गर्म, गर्म पानी विद्युत अपघट्य के रूप में यहां पर क्या लेते हैं, काम में लेते हैं, ठीक है। तो FeOH3 ये क्या बन गया, अवक्षेप बन गया। क्या बन गया, ये अवक्षेप बन गया। किसका है, आयरन का हाइड्रोक्साइड है, आयरन का क्या है, हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। और ये आयरन हाइड्रोक्साइड है, अपने ऊपर Fe3+ को क्या कर लेता है, अधिशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है, अधिशोषित। अधिशोषित का मतलब क्या होता है, अधिशोषित का मतलब क्या होता है, आपने पानी के अंदर या एक शाही के अंदर खड़िया डाली है, चौक, ठीक है। क्या डाला है, चौक। चौक शाही चौक के अंदर क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। ये अधिशोषण है। क्या है ये, अधिशोषण। सतह के ऊपर चिपक जाना, सतह के ऊपर चिपक जाना, इस घटना को अपन क्या कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं, ठीक है। जो चिपकता है उसे कहा जाता है अधिशोष्य, और जो चिपकवाता है उसे कहा जाता है अधिशोषक, ठीक है ना। तो याद रखना, ये Fe3+ किसके ऊपर चिपक जाएगा, इस अवक्षेप की सतह पर चिपक जाएगा। इसको कहा जाता है कोलाइडीसोल। किसको कहा जाता है, आयरन का हाइड्रोक्साइड है, इसको क्या नाम दिया है, कोलाइडीसोल। अवक्षेप के कणों पर ये क्या हो जाता है, अधिशोषित हो जाता है, ठीक है। तो ये जो धातु का हाइड्रोक्साइड है ना, ये धातु का हाइड्रोक्साइड है, ये है क्या, ये कोलाइडीसोल है। ये क्या है, कोलाइडीसोल है। अच्छा, ये जो अवक्षेप है, इसको यहां से काट करके यहां लिखो अवक्षेप, क्योंकि हमने विद्युत अपघट्य किस में मिलाया है, अवक्षेप में मिलाया है। किस में मिलाया है, अवक्षेप में मिलाया है। चले, कोलाइडी विलयन का क्या है, शुद्धिकरण। क्या है, शुद्धिकरण। निर्माण की कितनी विधियां, 2। कौन कौन सी, नंबर एक है ब्रेडिंग आर्क विधि, ब्रेडिंग आर्क विधि। नंबर 2 पेप्टीकरण। ब्रेडिंग आर्क विधि में क्या होता है, गुरुजी चिनगारी के, चिनगारी, हाँ बस चिनगारी याद रखियो, समझ में आ गई बात, चिनगारी। अच्छा, स्थायी कारक के रूप में क्या मिलाते हैं ब्रेडिंग आर्क विधि में, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड न हो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलाते हैं, और कोई बात है इसकी, बता दो। देखो इधर, पेप्टीकरण के अंदर किसका विद्युत अपघटन करवाते हैं, अवक्षेप का। किसका, विद्युत अपघटन करवाने से क्या प्राप्त होगा,
कोलाइडी सोल प्राप्त होगा, कोलाइडी सोल प्राप्त होगा। और कोलाइडी सोल के ऊपर किसके कण, किसके कण, जो आयनिक कण बच जाएंगे वो किसके ऊपर अधिशोषित हो जाएंगे, कोलाइडी सोल के ऊपर क्या हो जाएंगे, अधिशोषित हो जाएंगे। ठीक है, देखो कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण, कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण, कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य को एक निश्चित मात्रा तक पृथक करना क्या कहलाता है, शुद्धिकरण कहलाता है। कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण है क्या, तो कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य को निश्चित मात्रा तक पृथक करना क्या कहलाता है, शुद्धिकरण कहलाता है। पृथक करना क्या कहलाता है, शुद्धिकरण। किसको, किसको अलग करना, विद्युत अपघट्य को क्या करना, अलग करना। किससे, कोलाइडी विलयन से। कोलाइडी विलयन से विद्युत अपघट्य को निश्चित मात्रा तक क्या करना, पृथक करना, अलग करना क्या कहलाता है, शुद्धिकरण कहलाता है। जबकि पेप्टीकरण क्या होता है, अवक्षेप में क्या मिलाना, विद्युत अपघट्य मिलाने पर क्या बन जाए, कोलाइडी सोल बन जाए या कोलाइडी विलयन के कण प्राप्त हो जाए तो उसे अपन क्या कहेंगे, पेप्टीकरण कहेंगे। क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होना है। कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण है, उसमें पहली विधि आती है क्या बताओ, अपोहन। अपोहन को कहा जाता है डाइलाइसिस। क्या कहा जाता है, डाइलाइसिस। ठीक है, कोई बताएगा डाइलाइसिस क्या होता है, अपोहन। किडनी पढ़ी थी, किडनी बायोलॉजी में पढ़ी थी, किडनी, किडनी खराब हो जाए तब अपन लेबोरेटरी के अंदर ब्लड का क्या करवाते हैं, शुद्धिकरण करवाते हैं। कौन सी प्रक्रिया द्वारा करवाते हैं, अपोहन विधि द्वारा करवाते हैं, डायलाइसिस। अरे सुनो को नहीं कदी के फलाना का डायलाइसिस करवा के ले आए आज, कौन सुनो, सुनियो तो फिर गांव में एक आधो मरीज मिल लीजिए को डायलाइसिस रहो हैं। इतनी मोटी मोटी सुइयां लगती है, इतनी मोटी मोटी, यहाँ ठीक है। ब्लड को निकाला जाता है बाहर, इधर से बाहर निकाला जाता है, छाना जाता है, वापस ब्लड को अंदर डाला जाता है शरीर में। इतनी मोटी मोटी किडनी खराब ना है किंगी भी। एक थे प्रेमानंद जी महाराज जी ने, कौन सुनो, बाकी किडनी खराब है, कई बार तो मुंह इतो मोटो सूजड़ो आवे, कई बार एकदम बिल्कुल साफ हुआ है। ठीक है, हाँ। और किडनी बन के किडनी मिले को नहीं, मिल जाए किडनी बन, घणो रुपये मांगन किडनी मिल जाए, लेकिन कहना जितनी उम्र लिखी भी तापा जी हाँ दूसरे किडनी लेके जीणो। ठीक है, हाँ। दूसरा को दिल लेके जीणो है, किडनी लेके जीणो है? देखो अपोहन, डायलाइसिस। यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि कोलाइडी कण किस से नहीं गुजर पाते, जांतव झिल्ली से नहीं गुजर पाते। जांतव झिल्ली बोले तो चरम पत्र, चरम पत्र बोले तो जैसे मैंने एक आपको एग्जांपल बताया था, क्या क्या जानना हो गया। जांतव झिल्ली बोले तो अरे पादप कोशिका और जंतु कोशिका नाम सुना होगा। जंतु कोशिका क्या है, जांतव झिल्ली है। क्या है, जांतव झिल्ली है, नहीं गुजर पाते, जबकि विद्युत अपघट्य के कण गुजर पाते हैं, विद्युत अपघट्य के कण गुजर पाते हैं। तो जब जांतव झिल्ली से इस कोलाइडी विलयन को निकाला जाएगा तो याद रखना जांतव झिल्ली के अंदर रह जाएंगे कौन, कोलाइडी कण। और याद रखना ये जो विद्युत अपघट्य है वो इससे क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सीधी सी बात है, इन्हें छाने हुए हैं, चा छाना नहीं। हाँ तो चा तो ऊपर रह जाए सूखी चा, और जो क्या पानी पीण आ रही है बा बाटी माजिए गिलास माजिए। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो कोलाइडी कण तो किने रह गया, ऊपर रह गया, और विद्युत अपघट्य किने गयो। ठीक है, हाँ। यह एक धीमा प्रक्रम है, अतः इसकी दर को बढ़ाने के लिए इसे विद्युत क्षेत्र में किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, विद्युत अपोहन कहा जाता है। विद्युत अपोहन कहा जाता है। विद्युत अपोहन क्या है, अपोहन को किस क्षेत्र में करना, विद्युत क्षेत्र में करना, क्या कहलाता है, विद्युत अपोहन कहलाता है। ठीक है, समझ आ रही है नहीं, ज्यादा इसी कोई बात को नहीं उलझना रही, थ्योरेटिकल पार्ट है सारो। प्रश्न आना रही की चीज है, आई चीज है मेन, किसी चीज आ चीज। ठीक है, अठू तो प्रश्न एक आ भी आवेगो, या फिर कौन सी है, ये वाली। इनके एग्जाम्पल आप क्या रखोगे, याद रखोगे। ठीक है, हाँ।
पहली विधि थी कौन सी? अपोहन। दूसरी विधि कौन सी है? विद्युत कण संचलन। विद्युत कण संचलन जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कोलाइडी कणों का विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करना क्या कहलाता है? विद्युत कण संचलन कहलाता है। विद्युत कण संचलन कहलाता है। मान लीजिए हमारे पास में ये एक क्या है पदार्थ, बीकर कह सकते हो आप, टब कह सकते हो। इस टब के अंदर 2 इलेक्ट्रोड है। कितने इलेक्ट्रोड है? 2 इलेक्ट्रोड है। एक के ऊपर आवेश है कौन सा? प्लस का, और एक के ऊपर आवेश है कौन सा? माइनस का। कौन सा है? माइनस का। क्लियर है? इसके अंदर मान लीजिए हमने क्या मिलाया? कोलाइडी विलयन मिलाया, और कोलाइडी कण टूट गए, कोलाइडी विलयन टूट गया कोलाइडी कणों के अंदर, तो उसके अंदर भी टूटेगा, तो एक प्लस चार्ज होगा और एक क्या होगा? माइनस चार्ज होगा। ये प्लस चार्ज और माइनस चार्ज किसके हैं? तो आप कहोगे सर जी ये कोलाइडी कणों के हैं। किसके हैं? कोलाइडी कणों के हैं। हमने कहा है कि जब इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कोलाइडी कणों का विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर क्या करना? गमन करना। मतलब प्लस वाला किधर चला जाएगा? माइनस की ओर, और माइनस वाला किधर चला जाएगा? प्लस की ओर। इसे ही क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी विद्युत कण संचलन। ठीक है, विद्युत कण संचलन। मैं भी चलूं? है मन कौन ले जाए? दया दाल में कुछ काला है, जाओ पीछे पीछे। है शादी में जाए आपकी तो है? मैं तो देख लियो सपनों थे, देखो आप मेरा तो सपनों हकीकत में हो गयो है। हाँ, मेरा तो सपनों हकीकत में बदलेड़ो है थे, देखो आप। अब हकीकत माड़ी होता है, बहुत गंदी हकीकत है। हाँ चलो देखो इन, देखो यह कोलाइडी कणों पर आवेश की उपस्थिति को क्या करता है? दर्शाता है भी। ठीक है, ये लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कौन सी विधि जो है वो कोलाइडी कणों पर आवेश की उपस्थिति के बारे में जानी जाती है? तो कौन सी विधि है? इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी विद्युत कण संचलन। ठीक है, विद्युत कण संचलन। आगे कोलाइडी कण के गुणधर्म या कोलाइडी विलयन के क्या है? गुणधर्म है। यहां से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, झूठ बोल दिया मैंने? झूठ बोल दिया, चल झूठा चल झूठा, हमें आपकी बात पे यकीन नहीं है। ठीक है, देखो इधर देखो, पहला गुणधर्म कैसा विलयन है? विषमांगी विलयन है। पढ़ के आए हो आप? विषमांगी क्या है? विलयन है। ठीक है, अच्छा कोलाइडी कणों का आकार कहां से कहां तक होता है? 1 से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। ये भी आप बात पढ़ी है, साधारण फिल्टर पे पत्र से गुजर जाते हैं, लेकिन जानतो जिलिस या चरम पत्र से गुजर नहीं पाते हैं। किसके कण? कोलाइडी विलयन के कण। ठीक है ना। इसके अणु संख्यक गुणधर्म वास्तविक विलयन से क्या होते हैं? कम होते हैं। जाने दो, आप छोड़ो, वास्तविक विलयन से क्या होते हैं? कम होते हैं। देखो यहां से प्रश्न बनेगा, कोलाइडी कणों की अनियमित गति को कौन सी गति कहते हैं? तो कोलाइडी कण कौन सी गति प्रदर्शित करते हैं? ये प्रश्न सीधा पूछा जाता है। ठीक है, कोलाइडी कण कौन सी गति प्रदर्शित करते हैं? ब्राउनियन गति प्रदर्शित करते हैं। अब ब्राउनियन गति क्या होती है? कोलाइडी, हाँ जिगजैग, यानी जिगजैग गति को अपन क्या कहते हैं? कोलाइडी आपकी सॉरी ब्राउनियन गति कहते हैं। यानी ये कण था, ये गति करेगा इस टाइप, इस तरफ गति करे, इस तरफ गति करे, टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं? ब्राउनियन गति कहते हैं, जिगजैग गति कहते हैं। ठीक है ना। तो ब्राउनियन गति प्रदर्शित करते हैं कौन से विलयन? कोलाइडी विलयन। ठीक है, देखो इधर देखो, माध्यम के कणों व कोलाइडी कणों के बीच टक्कर से कौन सी गति उत्पन्न होती है? ब्राउनियन गति उत्पन्न होती है। ब्राउनियन गति के लिए पहली शर्त क्या रहेगी? पहली शर्त रहेगी माध्यम के कण। किसके कण? माध्यम के कण। और किसके कण? कोलाइडी कण। कोलाइडी कण और माध्यम कण के बीच में क्या होगी? टक्कर। क्या होगी? टक्कर। हाँ, एक्सीडेंट हो गया, रब्बा रब्बा, वो वाली टक्कर होगी ये। ठीक है, हाँ, तो याद रखना कौन सी गति हो जाएगी? ब्राउनियन गति हो जाएगी। ब्राउनियन गति कोलाइडी कणों के आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अच्छी लाइन है। ठीक है ना।
व्युत्क्रमानुपाती। किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? कोलाइडी कणों के। आकार के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती। मैंने लिखा चलो ब्राउनियन गति। क्या लिखा? ब्राउनियन गति। ब्राउनियन गति और व्युत्क्रमानुपाती कर दिया हमने किसके? कोलाइडी कणों के आकार के। कोलाइडी कण के आकार के इसको क्या कर दिया? व्युत्क्रमानुपाती। मतलब कोलाइडी कणों का आकार जितना क्या होगा? बड़ा होगा। जितना बड़ा होगा ये ब्राउनियन गति उतनी क्या होगी? कम होगी। छोटी नहीं, कम होगी। गति छोटी नहीं होती है, हाँ कम होती है। ठीक है, हाँ। तो आकार जो है, अगर आकार क्या है? कम है, तो ब्राउनियन गति क्या होगी? ज्यादा होगी। मतलब जिग जैग ज्यादा प्रदर्शित करेगा। ठीक है भाई। फिर याद रखना, ब्राउनियन गति कोलाइडी कणों के स्थायित्व का क्या है? कारण है। अगर गति न करे तो, ब्राउनियन गति न हो इसका मतलब क्या होगा? स्थायी ज्यादा होंगे ना, स्थायी ज्यादा होंगे। ब्राउनियन गति जो है वो कोलाइडी कणों के स्थायित्व का क्या है? कारण है। अगर गति नहीं करेंगे तो कोलाइडी विलयन ज्यादा स्थायी होगा। ब्राउनियन गति का क्रम, सबसे ज्यादा ब्राउनियन गति देखी जाती है किसके अंदर? वास्तविक विलयन के अंदर। उससे कम होती है किसके अंदर? कोलाइडी विलयन के अंदर। और सबसे कम होती है किसके अंदर? निलंबन के अंदर। किसके अंदर? निलंबन के अंदर। ठीक है, ये टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। ये भी प्रश्न बनेगा भाई, है ना, क्योंकि आपका जब सिलेबस पढ़ा जाता है ना, तो ब्राउनियन गति नाम से दे रखी है और एक दे रखा है टिंडल प्रभाव यानी टिंडल इफेक्ट नाम से दे रखा है। ठीक है, टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी क्या की थी? खोज की थी, इसको देखा था, इसलिए इसे क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट कहते हैं। हाँ, नंबर तो आया है मेरा 7 का। कितना नंबर? अजय नाम है तो उपलक्ष्य नाम है ये, 64 नंबर है ये। बहुत ज्यादा है नंबर। तो दीपक चिंपा, नवीन गोदारा कौन है रे? नवीन गोदारा कौन है? तो संदीप पूनिया कौन है? संदीप पूनिया 10 नंबर आया है। रामचंद्र कौन है? रामचंद्र है कौन ही बताऊं? चल छोड़ ना। रामचंद्र ठीक है। फिर है अजय कौन है? विकास बिश्नोई नहीं है। कौन है पीछे? वही है कि विकास बिश्नोई। अशोक का ठीक है। कार्तिक, अंकित कौन है? अंकित अभी मार्कन 2 साल है, अभी 3570 हो जाएगा, 70 105 हो जाएगा, 105 तक तो ले जाऊंगा। ठीक है। फिर है कार्तिक के नंबर हैं 26। बबीता नहीं आई। योगेश नहीं है। अमित 2 साल है तो फिर 2 साल है तो 27 ही होगा। 9 दूनी 18, 9 तिया 27 है। रवि उपलक्ष्य। रुचिका है कि रुचिता है? रुचिता का फॉर कार है। रुचिका के नंबर हैं 55 केमिस्ट्री में, बायो में 56। फिर ठीक है, कोई दिक्कत को नहीं, एक ही नंबर फालतू है बायो में आप पढ़ूँ। और दीप्तेश का नंबर है अभी 28। शाबाश। गगनदीप अल्ले अब कल जमाएंगे देर हो गयो है। सूर्य प्रकाश ठीक है। कन्हैया लाल
नाक नहीं है, यहाँ बंसरी बाजी समय है। गणेश, गणेश कौन है? नहीं है, नौरा रहेगी गणेश। ठीक है। नितेश स्वामी, नितेश की बात, नितेश राकेश जी का घुमा के दियो पेपर, घुमा के दियो, घुमा के दियो, ओ दियो घुमा के हैं। कुलदीप के नंबर अच्छे हैं, 108 नंबर है। एग्रीकल्चर में नंबर हैं 92, कितने में से कम आए तो नंबर एग्रीकल्चर में? सोहेल दी। और बायोलॉजी में 136 नंबर है, ये भी तो ठीक ही है। टोटल नंबर हैं 336 नंबर है। टॉपर हुआ आप है। नीता सुतार है 248 नंबर। कौन करूं मैं मैसेज, कौन बताऊं मैं मैसेज कौन करूं करे? ना ना कौन के वहां यहाँ एक कर तुम आप करे करे है। देखो ये टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, कौन से विलियन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं? कोलाइडी विलियन। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन क्या कहलाता है? भी टिंडल इफेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? टिंडल इफेक्ट कहलाता है। मान लीजिए आपने किसी एक बीकर के अंदर क्या डाल रखा है? कोलाइडी विलियन डाल रखा है। जब इसके अंदर याद रखना है प्रकाश गुजारा जाता है, इसके अंदर से क्या गुजारा जाता है? प्रकाश। तो ये प्रकाश को क्या कर देता है? सभी दिशाओं के अंदर फैला देता है। सभी दिशाओं के अंदर क्या कर देता है? फैला देता है। और इस घटना को क्या कहा जाता है? टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, जिसके कारण कण माध्यम में चमकते हुए क्या करते हैं? भी दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? चमकते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, टिंडल इफेक्ट क्या है? जब कोलाइडी विलियन में से प्रकाश को गुजारा जाता है तो प्रकाश अलग अलग दिशाओं के अंदर क्या हो जाता है? फैल जाता है। और उसके कारण कोलाइडी विलियन के कण क्या होते हैं? चमकते हुए दिखाई देते हैं। ये घटना क्या कहलाती है? टिंडल इफेक्ट कहलाती है। क्या कहलाती है? टिंडल इफेक्ट कहलाती है। ठीक है, हाँ। तो हमने पढ़ लिए कोलाइडी विलियन के गुणधर्म। क्या पढ़ लिए? कोलाइडी विलियन के गुणधर्म। अब मुझे कौन बताएगा कोलाइडी विलियन के गुणधर्म कौन कौन से होते हैं? आप ही बताओगे ना? उपलक्ष्य बताएगा कोलाइडी विलियन के गुणधर्म कौन कौन से होते हैं। फिर बताएगा कन्हैया लाल। हाँ, दोनों ही बताओगे। चल 2 गुणधर्म तू बता दे, 2 गुणधर्म वो बता देगा। आप तो बिल्कुल वो हो गए हैं, वही हो गए। हाँ, अब देख लिया, शाबाश। हाँ, कोलाइडी विलियन के गुणधर्म। पहला गुणधर्म विषमंगी विलियन है, शाबाश। दूसरा गुणधर्म जानता हूं झिल्ली से इसके कण नहीं गुजर पाते जबकि साधारण फिल्टर पेपर से गुजर जाते हैं। तीसरा गुणधर्म नहीं पता। चौथा गुण, तीसरा गुणधर्म पढ़ लिए? फिर क्या तो बता दो, शाबाश। हाँ, और कौन सी गति प्रदर्शित करते हैं? और तो कोई गति प्रदर्शित नहीं करते, ब्राउनियन गति प्रदर्शित करते हैं। फिर अशोक जाइए भी, कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करते हैं? कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करते हैं ना? कौन पूछूं मैं? हाँ, कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करते हैं? टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। कोई एक गुणधर्म आप बता दो, बता दो। हाँ, आप बता दो। वो तो हमने बता दी, ब्राउनियन गति। हाँ, कोई और है? नहीं, इतने ही पढ़े? चलो फिर अगले पढ़ लें, पढ़ लेते हैं। टिंडल प्रभाव की शर्तें। टिंडल प्रभाव की शर्तें देखो, कोलाइडी कणों का आकार प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। प्रकाश की तरंगदैर्ध्य कितनी होती है? उतने ही याद रखना है कोलाइडी कणों का क्या होना चाहिए? आकार होना
चाहिए, कोलाइडी कणों का आकार होना चाहिए। क्लियर है बात? अगर उससे ज्यादा आकार के कोलाइडी कण हैं तो फिर टिंडल इफेक्ट प्रदर्शित नहीं होगा, उससे कम आकार के तो भी टिंडल इफेक्ट प्रदर्शित नहीं होगा। तो पहली बात याद रखना है, टिंडल इफेक्ट की जो शर्तें हैं वो शर्तें क्या रहेगी कि ये जो कोलाइडी कण है ना उनका आकार किसके आकार के समान होना चाहिए, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की आकार के क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, समझ गए? तरंग दैर्ध्य का मतलब समझ गए क्या होता है? तरंग दैर्ध्य का मतलब, तरंग दैर्ध्य एक प्रकार की क्या है, दूरी है, एक प्रकार की क्या है, दूरी है, बहुत छोटी दूरी है, बहुत छोटी दूरी है। इसको अपन मापते हैं, लिखते हैं किससे, लैम्डा से। किससे लिखते हैं? लैम्डा से, ठीक है ना, जिसका मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम। क्या होता है? एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रॉम होता है। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर -10 मीटर होते हैं, 10 की पावर -10 मीटर होते हैं। ठीक है, हाँ, तो अब अपन ये कहें ना कि अगर प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 10 की पावर -10 मीटर है, 10 की पावर -10 मीटर है, तो इसके बराबर होने चाहिए हमारे क्या, कोलाइडी कणों का आकार। मीटर में नहीं, नैनोमीटर के अंदर, नैनोमीटर के अंदर इसके क्या होना चाहिए, बराबर में होना चाहिए। क्लियर है बात? इसलिए अरे मत लिखो, कोई नहीं पूछेगा आपसे ये। ठीक है, इसलिए टिंडल इफेक्ट दिखाई दे सकता है वरना नहीं देगा। ठीक है, पहली शर्त। दूसरी शर्त, माध्यम व कोलाइडी कणों के अपवर्तनांक में उचित अंतर होना चाहिए। अपवर्तनांक का मतलब नहीं समझते आप और नहीं समझना है आपको। ठीक है, फिजिक्स पढ़ाते, प्रकाश चैप्टर पढ़ते तो हम अपवर्तनांक को भी पढ़ते। ठीक है, इतना याद रखना है आपको कि माध्यम व कोलाइडी कणों के अपवर्तनांक में उचित अंतर होना चाहिए, ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, नॉर्मली अंतर होना चाहिए, तभी आप क्या देख सकते हो, टिंडल प्रभाव देख सकते हो, अन्यथा नहीं देख सकते। ठीक है, अपवर्तनांक को म्यू से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? म्यू से लिखा जाता है। म्यू बराबर क्या होता है? प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग। ठीक है, और नीचे आता है एक माध्यम में वेग, माध्यम में वेग। दोनों का जब प्रकाश का किस में वेग, निर्वात में वेग, प्रकाश का किस में वेग, निर्वात में वेग। और याद रखना प्रकाश का किस में वेग, प्रकाश का माध्यम में वेग। जब इन दोनों का अंतर आ जाता है ना तो वो अंतर किसके बराबर होता है, अपवर्तनांक के बराबर होता है। जब प्रकाश टिंडल इफेक्ट प्रदर्शित करेगा, इसका मतलब है कोलाइडी विलयन है हम आपके पास में, तो माध्यम में प्रकाश का वेग कितना होगा, उस कोलाइडी विलयन में प्रकाश का वेग कितना होगा। और प्रकाश कहां से, निर्वात से चल करके आ रहा है, तो प्रकाश का निर्वात में वेग कितना होगा, उसका जो अंतर आएगा वो अंतर कहलाएगा क्या, अपवर्तनांक। क्या कहलाएगा, अपवर्तनांक। ठीक है ना, तो ये अंतर उचित अंतर होना चाहिए, ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, कम वैल्यू का अंतर होना चाहिए, तब क्या दिखेगा आपको, टिंडल इफेक्ट दिखेगा। क्या दिखेगा, टिंडल इफेक्ट दिखेगा। ठीक है, अपवर्तनांक को याद नहीं करना है बस। छठा गुणधर्म पढ़ रहे हैं, कौन सा, आवेश। किस पर आवेश, कोलाइडी पर आवेश। ठीक है, पांचवा गुणधर्म पढ़ा था आपने, क्या, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। टिंडल प्रभाव क्या होता है, टिंडल प्रभाव क्या होता है, टिंडल प्रभाव क्या होता है, प्रकाश के कण, राम खोरो, प्रकाश के कण चमकते दिखाई नहीं देते, कोलाइडी विलयन के कण चमकते हुए दिखाई देते हैं। किस में से प्रकाश गुजारते हैं, तब कोलाइडी विलयन में से प्रकाश को गुजारा जाता है, तो कोलाइडी कण चमकते हुए दिखाई देते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव देखने की शर्त क्या है, पहली शर्त, पहली शर्त क्या है, हाँ, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के क्या होना चाहिए, समान होने चाहिए। किसका आकार, कोलाइडी कणों का आकार। ठीक है, दूसरी शर्त क्या है, किसका अपवर्तनांक, कोलाइडी कणों का अपवर्तनांक और प्रकाश के बीच में जो अपवर्तनांक है वो उसका अंतर क्या होना चाहिए, उचित होना चाहिए। ठीक है ना, उसका अंतर क्या होना चाहिए, उचित होना चाहिए, तभी आप टिंडल प्रभाव देख सकते हो। छठा गुणधर्म है कोलाइड पर आवेश। छठा गुणधर्म क्या है, कोलाइड पर आवेश। सभी कोलाइडी कण क्या होते हैं, आवेशित। क्या होते हैं, आवेशित। और इन पर आवेश एक समान होता है। विक्षेपण
माध्यम के विपरीत होता है। प्रक्षेपण माध्यम के क्या होता है? विपरीत होता है। एक तो होती है प्रक्षिप्त परावस्था, क्या होती है? पराअवस्था, और एक होता है माध्यम, ठीक है, एक होता है माध्यम। तो हमने कहा कि इस माध्यम के विपरीत क्या होता है? इन पर आवेश होता है, लेकिन सब पर क्या होता है? समान होता है। सब पर क्या होता है? समान होता है, ठीक है। आवेश के कारण कोलाइडी कण क्या बने रहते हैं? स्थायी बने रहते हैं, ठीक है। ये लाइन याद रखना भी, ठीक है। कोलाइडी कणों का स्थायित्व किस पर निर्भर करता है? किस पर? ब्राउनियन गति पर और कोलाइडी कणों पर आवेश के, ठीक है ना, इस पर क्या करता है? निर्भर करता है। कोलाइडी कणों पर आवेश विद्युत अपघट्य के किसी आयन को अधिशोषित करने के कारण होता है या आता है, जिसे वर्णात्मक या चयनात्मक अधिशोषण कहते हैं। चयनात्मक अधिशोषण कहते हैं। जैसे आपने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था FeOH3, और इसने अधिशोषित किया था किसको? Fe+ को अधिशोषित किया था ना। Fe+3 को क्या किया था? अधिशोषित किया था। तो हमने ये कहा था कि इस पर जो आवेश आया वो किसके कारण आया? Fe+3 के कारण आया है, ठीक है, याद रखना है। जैसे AgNO3 का आपके पास में क्या एक विलयन है, इस पर आपने क्या मिला है? इसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड को मिलाया। इसकी मात्रा आपके पास में क्या है? अधिक है। इसकी मात्रा आपके पास में क्या है? अधिक है। तो याद रखना है, यहाँ Ag किसके साथ में जुड़ेगा? I के साथ में, और Ag यहाँ से क्या हो जाएगा? अलग भी हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है, ये क्या बना आपके पास में? धनावेशित कोलाइड बना। क्या बना आपके पास में? धनावेशित कोलाइड। ये किस पर अधिशोषित होगा? इस पर क्या हो जाएगा? अधिशोषित हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर अधिशोषित होगा तो इस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा? ये चार्ज आ जाएगा। तो ये बन गया धनावेशित कोलाइड। क्या बन गया? धनावेशित कोलाइड, ठीक है। AgNO3। अब की बार अधिक मात्रा किसकी ले लिया आपने? पोटेशियम आयोडाइड की। इसकी अधिक मात्रा में किसको मिला दिया आपने? AgNO3 को मिला दिया। तो क्या बना? AgI। इसका मतलब है यहां पर जो अब की बार आपके पास में ऋणावेशित आया है, जो मात्रा आई है, इसको, इसके कारण ये कौन सा विलायक आपका विलयन बन गया? ऋणावेशित कोलाइडी विलयन बन गया। तो याद रखना है, इस चार्ज की उपस्थिति के आधार पर कोलाइडी विलयन कितने प्रकार का हो जाएगा? 2 प्रकार का। एक कौन सा? धनावेशित, और एक कौन सा हो जाएगा? ऋणावेशित। एक कौन सा? ऋणावेशित, ठीक है ना। धनावेशित कोलाइडी विलयन के ऊपर आवेश कौन सा पाया जाता है? धनावेशित आवेश पाया जाता है, और ऋणावेशित के ऊपर क्या पाया जाता है? ऋणावेश, ठीक है भाई। आवेश के आधार पर कोलाइड विलयन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक धनावेशित कोलाइड विलयन, जल योजित धातु हाइड्रोक्साइड और धातु ऑक्साइड हमेशा धनात्मक कोलाइड होते हैं। बस ये एग्जाम्पल याद रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है। निम्न में से कौन सा एक धनावेशित कोलाइड है? ठीक है, जल योजित धातु हाइड्रोक्साइड, जल योजित धातु हाइड्रोक्साइड और धातु ऑक्साइड हमेशा कौन से विलयन होते हैं? कोलाइडी विलयन होते हैं, धनात्मक कोलाइडी विलयन होते हैं। आयरन का हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, जिसके साथ में हमने क्या जोड़ दिया? जल जोड़ दिया। ठीक है, जल के कितने भी यहाँ पर अणु हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, जहां पर x की मान कितना हो सकता है? x का मान 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अरे समझ गए क्या? ठीक है, अच्छी बात है। अगला एग्जाम्पल है क्षारीय रंजक, जैसे मेथिलीन ब्लू, हीमोग्लोबिन, धातु ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड और टीन ऑक्साइड। ये सारे क्या है? सारे क्या है? ये धनावेशित कोलाइड। क्या पढ़ रहे हैं हम? धनावेशित कोलाइड, याद तो है ना? तो क्षारीय रंजक जैसे आप कह सकते हो मेथिलीन ब्लू, हीमोग्लोबिन, धातु ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड और क्या है? टीन ऑक्साइड। ये सारे क्या है? धातु ऑक्साइड। ये सारे है क्या? धनावेशित कोलाइड। दूसरा है ऋणावेशित कोलाइड।
ऋणावेशित कोलाइड के अंदर याद रखना धातु तथा धातु सल्फाइड, धातु तथा धातु सल्फाइड ये सारे क्या होते हैं, ऋणावेशित आपके कोलाइड होते हैं। जैसे टीन, आर्सेनिक, ओरम, प्लेटिनम, आर्सेनिक सल्फाइड, एंटीमनी सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, ये सारे क्या हैं, ऋणावेशित क्या है, कोलाइड है। अम्लीय रंजक जैसे इयोसिन, कोंगो रेड, इयोसिन और कोंगो रेड, ये क्या है, ये भी ऋणावेशित क्या है, कोलाइड है, ऋणावेशित क्या है, कोलाइड है। ठीक है, फिर याद रखना है अम्लीय रंजक, ये तो आपको पता है, रक्त, स्टार्च, रेंजिन, मिट्टी यानी रेत और धुआं, सारे क्या है, ऋणावेशित कोलाइड है। याद रखना धुआं, धुआं क्या है, एक प्रकार का ऋणावेशित कोलाइड है, ऋणावेशित क्या है, कोलाइड। अच्छा, धुआं किस किस का कोलाइडी विलयन होता है, ठोस और द्रव, गैस, ठोस और गैस। अच्छा, प्रक्षेपण परावस्था क्या होती है, प्रक्षिप्त परावस्था क्या होती है, इसके अंदर प्रक्षिप्त परावस्था क्या होती है, प्रक्षेपण माध्यम क्या होता है, गैस होता है। प्रक्षेपण माध्यम क्या होता है, गैस में क्या होते हैं, ठोस के कण पाए जाते हैं, गैस में क्या पाए जाते हैं, ठोस के कण पाए जाते हैं, धुआं। ठीक है, अच्छा फिर बताओ कोहरा, कोहरा जो है किस किस का कोलाइडी विलयन है, प्रक्षेपण परावस्था क्या है कोहरे में, है गैस है और द्रव है, प्रक्षेपण परावस्था, चुप रहो आप तो बोलो ही मत, हाँ प्रक्षिप्त परावस्था क्या है कोहरे में, द्रव, और प्रक्षेपण माध्यम क्या है, गैस, गैस में क्या घुला होता है, द्रव, क्या द्रव। बादल, ठीक नहीं याद हो रहा ना, प्रश्न आएगा, मैं कह रहा हूं बादल जो ठोस एरोसोल है, द्रव एरोसोल है ना, इनमें से प्रश्न आएंगे। अच्छा, द्रव एरोसोल के एग्जाम्पल कौन कौन से, द्रव एरोसोल के, बादल, कोहरा, कोलाइडी कणों का स्कंदन, सातवां गुणधर्म है कोलाइडी कणों का स्कंदन। ठीक है, कोलाइडी कणों पर आवेश को समाप्त करना इसका क्या कहलाता है, स्कंदन कहलाता है। स्कंदन करने के तरीके, कोलाइडी विलयन को क्या करके, उबाल करके, अधिक अपोहन से, अधिक अपोहन से, ठीक है, कोलाइडी है साशिलाम, अपोहन क्या होता है, क्या होता है अभी अपोहन, अपोहन किस सिद्धांत पर काम करता है, मुझे तो पहले ये बताओ, किस सिद्धांत पर काम करता है अपोहन, अपघट, विद्युत अपघटन के सिद्धांत पर काम करता है? अपोहन किस सिद्धांत पर काम करता है, हाँ अपोहन होता क्या है, इस सिद्धांत पर काम करता है। किस सिद्धांत पर काम करता है कि कोलाइडी विलयन के जो कण हैं वो जानतो झिल्ली से नहीं गुजर पाते, जबकि विद्युत अपघट्य इससे गुजर जाएगा। इस सिद्धांत पर अपोहन क्या करती है, काम करती है। किस सिद्धांत पर, इस सिद्धांत पर, याद रह जाएगा ना, ठीक है। देखो, विद्युत कण संचलन द्वारा, अधिक अपोहन का मतलब क्या है, बार बार अपोहन करते जाओ, बार बार अपोहन करते जाओ, ठीक है ना। विद्युत कण संचलन द्वारा, विद्युत कण संचलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस। पारस्परिक स्कंदन विपरीत कोलाइड मिलाने पर, विपरीत कोलाइड मिलाने पर, और विद्युत अपघट्य मिलाने पर, ठीक है। तो कोलाइडी विलयनों का स्कंदन करने के लिए आपके पास में अलग अलग तरीके हैं। पहला तरीका कौन सा बताओ, पहला तरीका कौन सा, उबाल कर, उबाल कर। दूसरा तरीका कौन सा है, अधिक अपोहन से। तीसरा तरीका कौन सा, विद्युत कण संचलन द्वारा। चौथा पारस्परिक स्कंदन। पारस्परिक स्कंदन का मतलब है कि दो कोलाइड आपको ऐसे मिलाने हैं जिस पर विपरीत क्या हो, आवेश हो। एक प्लस धनात्मक, सॉरी आपका धनावेशित कोलाइड और एक ऋणावेशित कोलाइड, ठीक है। ऋणावेशित कोलाइड कौन कौन से होते हैं,
ऋणावेशित कोलाइड कौन कौन से होते हैं? एक तो धातु, और धातु का ऑक्साइड, और धातु का सल्फाइड, धातु का सल्फाइड। जल योजित धातु के हाइड्रोक्साइड कौन से कोलाइडी विलियन होते हैं? जल योजित धातु के हाइड्रोक्साइड कौन से कोलाइडी विलियन होते हैं? धनावेशित होते हैं। कौन से होते हैं? धना। देख लिया, शाबाश। हाँ ढूंढा सही, मिल गया। रक्षण कोलाइड, देखो इधर से एक शब्द निकल के आएगा, आपको याद रखना है, गोल्ड नंबर, ये याद रखना है गोल्ड नंबर को। चलो देखते हैं, पहले पढ़ते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड की उपस्थिति में द्रव विरोधी कोलाइड का स्कंदन विद्युत अपघट्य द्वारा नहीं होता। दोबारा देखना, द्रव स्नेही कोलाइड की उपस्थिति में द्रव विरोधी कोलाइड का स्कंदन विद्युत अपघट्य द्वारा नहीं होता। मतलब आपने द्रव स्नेही और द्रव विरोधी दोनों को मिला दिया, और उसमें आपने क्या डाल दिया? विद्युत अपघट्य डाल दिया। तो याद रखना है, द्रव स्नेही कोलाइड जो है उसका स्कंदन नहीं होगा, उसको अपन कहेंगे क्या? रक्षण कोलाइड। क्या कहेंगे? रक्षण कोलाइड। आपसे पूछा जाए रक्षण कोलाइड क्या है, तो आप कहोगे द्रव स्नेही कोलाइड की उपस्थिति में द्रव विरोधी कोलाइड का क्या नहीं हो पाता? स्कंदन नहीं हो पाता विद्युत अपघट्य द्वारा। तो याद रखना है, इसको अपन क्या कहेंगे? द्रव स्नेही कोलाइड कहेंगे। किसको कहेंगे? द्रव स्नेही कोलाइड। द्रव स्नेही कोलाइड को क्या कहेंगे? रक्षण कोलाइड कहेंगे। आई एम सॉरी, द्रव स्नेही कोलाइड को क्या कहेंगे? रक्षण कोलाइड कहेंगे। रक्षण कोलाइड किसको बोलते हैं? द्रव स्नेही कोलाइड को कहा जाता है। रक्षण कोलाइड की क्षमता को सवर्ण अंक से, किससे? सवर्ण अंक से, जिसे अपन क्या कहते हैं? गोल्ड नंबर कहते हैं। स्वर्ण अंक क्या है? तो याद रखना, रक्षण कोलाइड की क्षमता को मापने की एक क्या है आपके पास में? नंबर है। उस नंबर को क्या कहा जाता है? गोल्ड नंबर, यानी रक्षण कोलाइड का स्वर्ण अंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण अंक कहा जाता है। सबसे कम गोल्ड नंबर किसका होता है? जिलेटिन का होता है। सबसे कम गोल्ड नंबर किसका होता है? जिलेटिन का होता है। इसलिए सबसे अच्छा क्या है? ये रक्षण, सबसे अच्छा रक्षण कोलाइड है। और सबसे ज्यादा गोल्ड नंबर किसका होता है? स्टार्च का। इसलिए सबसे बुरा क्या है? ये सबसे बुरा रक्षण है आपका कोलाइड है, रक्षण कोलाइड है। और भी रह गया क्या इसमें? कुछ है? थोड़ा सा है ना, चलो ये तो ठीक है, समझ जाओगे आप। गोल्ड नंबर रक्षण क्षमता, गोल्ड नंबर बढ़ेगा, रक्षण क्षमता क्या होगी? घटेगी। और गोल्ड नंबर घटेगा तो रक्षण क्षमता क्या होगी? बढ़ेगी। रक्षण क्षमता क्या होगी? बढ़ेगी। इसलिए जिलेटिन का गोल्ड नंबर सबसे क्या होता है? कम। रक्षण क्षमता क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। ठीक है। हार्डी तथा शुल्जे नियम, हार्डी तथा शुल्ज नियम या शुल्जे नियम, ठीक है, नाम से दे रखा है आपके सिलेबस के अंदर। देखो, जब विपरीत आवेश को कहा जाता है उर्णन आयन। क्या कहा जाता है? उर्णन आयन वाले आयन पर आवेश की मात्रा बढ़ती है तो इसकी स्कंदन क्षमता क्या होती है? बढ़ती है। इसकी स्कंदन क्षमता क्या होती है? बढ़ती है। एग्जाम में पूछ ले जाए कि सोडियम प्लस और एल्यूमिनियम प्लस 3 के अंदर ज्यादा आपका स्कंदन किसका होगा? तो आप कहोगे एल्यूमिनियम प्लस 3 का क्या होगा? अधिक स्कंदन होगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर आवेश की मात्रा क्या है? ज्यादा है। आवेश की मात्रा क्या है? ज्यादा है। ध्यान देना, जब विपरीत आवेश वाले आयन पर आवेश की मात्रा क्या होती है? बढ़ती है, तो इसकी स्कंदन क्षमता भी क्या होती है? बढ़ती है। जैसे ध्यान दो, इधर देखो, NaCl, उसके बाद में CaCl2, उसके बाद में AlCl3, ठीक है। ये NaCl है, ये CaCl2 है, और ये क्या है? AlCl3 है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। इनको अपन तोड़ेंगे तो Na+, इसको तोड़ोगे तो Ca+2, और इसको तोड़ोगे तो Al+3। इसके ऊपर अभी भी चार्ज कितना है? इसके ऊपर अभी भी चार्ज कितना? 1। इसके ऊपर भी अभी भी चार्ज कितना? 1। और इसके ऊपर अभी भी चार्ज कितना? 1 है। तो विपरीत आवेश पर चार्ज की मात्रा क्या होती है? बढ़ती है। विपरीत आवेश पर चार्ज की मात्रा क्या होती है? बढ़ती है। तो चार्ज की मात्रा बढ़ने पर स्कंदन भी क्या होगा?
ज्यादा होगा, स्कंदन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे जैसे क्लोरीन पर आवेश होता है माइनस का 1, SO4 -2 और PO4 -3, तो इनके ऊपर याद रखना है आपको, ये क्या है, ये धनावेशित सोल है, ये क्या है, धनावेशित सोल। इनकी स्कंदन क्षमता भी चार्ज बढ़ने पर क्या होती है, बढ़ती है, चार्ज बढ़ने पर भी क्या होती है, बढ़ती है। याद रखना है आपको। हार्डी तथा शुल्जे नियम क्या कहता है कि विपरीत आवेश पर अगर क्या बढ़ेगी, आवेश की मात्रा बढ़ेगी, विपरीत आवेश पर आवेश की मात्रा बढ़ेगी, तो उससे बढ़ी हुई आवेश की मात्रा का स्कंदन भी क्या होगा, ज्यादा होगा, स्कंदन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये कोलाइडी विलयन के स्कंदन को क्या करता है, बताता है। कौन सा नियम, हार्डी शुल्जे नियम, हार्डी और शुल्जे नियम। बताओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट टॉपिक है इसका, एक चीज और बच जाती है वो मैं आपको लिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अधिशोषण के उपयोग, अधिशोषण के उपयोग, गैस मास्क बनाने में अधिशोषण का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। उच्च निर्वात बनाने में, ये तो रट लोगे, याद कर लोगे, ठीक है। जल में घुलित रंगीन अशुद्धियों को क्या करना, अलग करना। SiO2 का उपयोग नमी आर्द्रता को कम करने के लिए किया जाता है। आपने कभी नए कपड़े खरीदे हैं, कभी तो क्या खरीदे ही हैं, खरीदे ना कपड़े नए हैं, हाँ। जूते खरीदे होंगे, जूते खरीदते हो तो डिब्बे के अंदर एक थैली आती है छोटी की, तीख सी, छोटी सी, ठीक है। वो क्यों डाली जाती है चमड़े के जूतों के अंदर खासकर, हैं, सुगंध आने के लिए। नहीं सासीलाम, सुगंध नहीं, देखो है, वो होती है सिलिका, क्या होती है, सिलिका। और सिलिका याद रखना क्या काम करती है, सिलिका होती है नमी युक्त वायु को क्या कर लेती है, सोख लेती है, क्या कर लेती है, सोख लेती है। डिब्बे के अंदर मान लीजिए नमी आ गई तो चमड़ा खराब हो जाएगा, नमी के अंदर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो वो सिलिका क्या काम करती है, उस डिब्बे की आर्द्रता को क्या कर देती है, सोख लेती है और जूतों को नम होने से बचाती है, चमड़े के जूते को खासकर, ठीक है ना। इसलिए ये सिलिका किस सिद्धांत पर काम करती है, अधिशोषण के सिद्धांत को क्या करती है, काम है। बोतलों में आती है, मैंने नहीं देखी, कौन सी बोतल में आती है, कौन सी बोतल है, किसी है बोतलों में आती है, तुम आज ले आगे दिखाई मैंने बोतल, ठीक है। वर्ण लेखिकी अधिशोषण के सिद्धांत पर आधारित है। झाग पलवन विधि भी अधिशोषण के सिद्धांत पर क्या है, आधारित है। ये पढ़ेंगे अपन अगले वाले चैप्टर के अंदर, झाग पलवन विधि क्या होती है। लेट समझता है तू यार, इतना लेट समझता है, पूछो मत तू। हेडिंग डालो भी, पायस लिखो उसके अंदर, पायस। नोट्स के अंदर ये ऐड कर लो ना, 2 मिनट का काम है, हाँ 2 मिनट का काम है। पायस, पायस मैं बताऊंगा कैसे लिखना है। पायस, इमल्सन, इमल्सन कहते हैं इसे इंग्लिश में, ठीक है। लिखोगे आप, द्रव द्रव लिखना, द्रव द्रव, द्रव द्रव विषमांगी कोलाइड को, द्रव द्रव विषमांगी कोलाइड को, द्रव द्रव विषमांगी कोलाइड को पायस कहा जाता है, कोलाइड को पायस कहा जाता है, कहा जाता है। 2 प्रकार का होता है, कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। तो पायस के प्रकार होते हैं 2, पायस के प्रकार होते हैं 2। नंबर 1 लिखोगे आप, वाटर ऑयल टाइप, वाटर ऑयल टाइप यानी जल तेल प्रकार, जल तेल प्रकार। और दूसरा होता है ऑयल वाटर, ऑयल वाटर टाइप, ये हो जाएगा आपका तेल जल प्रकार, तेल
जल प्रकार, तेल जल प्रकार। ठीक है, अब ध्यान क्या रखना है, इसमें लिखोगे आप नीचे प्रक्षिप्त प्रावस्था, इसके अंदर लिखोगे प्रक्षिप्त प्रावस्था बराबर जल, प्रक्षिप्त प्रावस्था बराबर जल, और प्रक्षेपण माध्यम बराबर तेल, इसी में लिखना है प्रक्षिप्त प्रावस्था बराबर जल और प्रक्षेपण माध्यम बराबर क्या हो जाएगा, तेल। क्लियर है, तेल। प्रक्षिप्त प्रावस्था बराबर जल और प्रक्षेपण माध्यम बराबर क्या हो जाएगा, तेल। जस्ट इसका उल्टा कर लो, प्रक्षिप्त प्रावस्था क्या हो जाएगी बताओ, तेल। प्रक्षिप्त प्रावस्था क्या हो जाएगी, तेल, और प्रक्षेपण माध्यम क्या हो जाएगा, हाँ पानी जल। प्रक्षिप्त प्रावस्था तेल और प्रक्षेपण माध्यम क्या हो जाएगा, जल। वाटर ऑयल टाइप का एग्जाम्पल लिखोगे, एग्जाम्पल वाटर ऑयल टाइप का एग्जाम्पल मक्खन और कोल्ड क्रीम, मक्खन और कोल्ड क्रीम, मक्खन और कोल्ड क्रीम, कोल्ड 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 बोले तो ठंडा, कूल कूल, कोल्ड क्रीम लिख लिया, ठीक है। मक्खन और कोल्ड क्रीम किस प्रकार का पायस है, वाटर ऑयल प्रकार का पायस है। फिर इधर लिखोगे ऑयल वाटर टाइप के अंदर लिखो वैसलीन, वैसलीन देखिए सबने, ठीक है वैसलीन। वैसलीन के बाद में लिखो मिल्क, मिल्क, वॉशिंग क्रीम, सॉरी वेनिशिंग क्रीम लिखो, वॉशिंग नहीं, वेनिशिंग क्रीम, वेनिशिंग क्रीम, वेनिशिंग क्रीम। ये कौन सी होती है पता नहीं मुझे, ठीक है वेनिशिंग क्रीम। और क्या लिखना है आपने क्या लिखा, मिल्क, क्या लिखा है मिल्क, और एक क्या लिखा आपने, ठीक है जी। ये आपका गया कौन सा टॉपिक है, कोलाइडी विलियन, क्या हो गया कोलाइडी विलियन, ठीक है क्लियर है। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर इसी वक्त, तब तक के लिए आप सभी को क्लास बंद हो गई?